तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आप सभी छात्रों को, सभी देशवासियों को जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है यानी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो क्लास है काफ़ी लंबे समय बाद आज की क्लास आपको आज ही मिल रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पे था, यानी इस जगह पे नहीं था जहाँ से आपको वीडियो मिलती है। तो वो रिकॉर्डेड वीडियो थी। अब उसमें मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने कितना, क्योंकि इसीलिए आपने नोटिस की होगी ना, छोटी छोटी वीडियो आ रही थी। तो अब यहाँ से जो है आपकी प्रॉपरली क्लासेज आएंगी, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा मतलब पहले के कंपैरिजन में आपकी जो दिमाग की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा सा बैलेंस हो रही होगी, यानी धीरे धीरे आप क्या मतलब ट्रैक पे आ रहे होंगे, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आ रही होंगी। ठीक है, एक चीज़ सबसे पहले ध्यान से सुनना। आज से एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी अखबार में, शायद कई बच्चे उस दिन देख भी रहे थे, या कई टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज करते ही हैं। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन होता है तो दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन राइज होगा तो आना ही आना है। ठीक है, वहाँ पे एक न्यूज़ छपी थी कि UKSSC की भर्ती परीक्षाओं पर लगी रोक। यही था ना, जितना मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी ये पढ़ा होगा। तो बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया, और बहुत तुरंत रिएक्ट किया। रिएक्ट क्या था? भर्तियां नहीं होंगी, 2022 खाली चला जाएगा, हमारी मेहनत बेकार चलेगी, ये है वो है, सारी पद बिक गए, ऐसा वैसा कई प्रकार के लोगों ने रिएक्ट किया। उस समय मैंने एक चीज़ आपसे कहा था, ध्यान होगा, अगर यकीन नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लो। मैंने एक चीज़ आपसे कहा था, चीज़ें आपके पक्ष पे अभी नहीं है, यानी नेगेटिव चीज़ें हमारे अराउंड ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। यानी हम सकारात्मक न्यूज़ कम सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा सुन रहे हैं। और इतना बड़ा झटका न्यूज़पेपर के माध्यम से लग गया बच्चों को कि यार हमारे पेपर होंगे ही नहीं, 2022 में भर्तियां होंगी ही नहीं। तो उस समय मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, न्यूज़पेपर में भी स्पष्ट लिखा था, लेकिन कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। उसमें क्या लिखा था? नया परीक्षा नियंत्रक जब तक नहीं आएगा, एग्ज़ाम कंट्रोलर, ठीक है, तब तक भर्ती प्रक्रिया पे आगे की कार्यवाही नहीं होगी, ये लिखा था। और ऊपर से हेडिंग थी कि भर्ती प्रक्रिया पे रोक। दूसरा, जब उस स्टेटमेंट में न्यूज़पेपर में सचिव कार्मिक यानी शैलेश बगौली सर का स्टेटमेंट था, उन्होंने ये लिखा था भर्ती जो अपना एग्जाम कंट्रोलर है उसकी नियुक्ति शीघ्र कर दी जाएगी, यानी प्रक्रिया उसकी चल रही है, ये लिखा था ना। अब कभी भी कोई चीज़ होती है उसके एक प्रोसीजर होता है, उसमें समय लगता है। यानी अगर आप किसी की नियुक्ति करते हैं, किसी को वहाँ पे रखते हैं, तो एक प्रक्रिया के तहत होगा, यानी फाइल चलेगी, फाइल चलने के बाद नीचे से ऊपर के स्तर तक फाइनली अप्रूवल लेना पड़ेगा, चाहे CM सर का हो या हायर लेवल का हो। तो उसमें प्रक्रिया है, तो समय तो लगता है 1-1.5 हफ्ते। एक हफ्ते पहले की न्यूज़ और एक हफ्ते बाद की न्यूज़ में कितना डिफरेंस आ गया? आपका एग्जाम कंट्रोलर वहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, आपने देख लिया होगा, न्यूज़ भी पढ़ ली होगी। आपके नए सचिव वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी 2 के 2 जो नए जो मेन वहां पे पद होते हैं दोनों नए आ चुके हैं। तीसरा जो पद रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के पद के लिए एक और स्टेटमेंट कल अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, वहां क्या लिखा था? फाइल चल चुकी है। शैलेश बगौली सर जो कि सचिव कार्मिक हैं, उनका स्टेटमेंट में कहीं पे पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये बताया था कि जो फाइल है यानी उनका अध्यक्ष की नियुक्ति की, उसकी प्रक्रिया जो है वो फाइल चल चुकी है, उच्च अनुमोदन के लिए फाइल भेज दी गई है। यानी उनसे भी हायर लेवल पे एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी अथॉरिटी जिसको इस मामले में डिसीजन लेने की शक्ति है, वहां तक फाइल जा चुकी है। यानी किसी न किसी का नाम वहां पर भेजा गया होगा या कोई ना कोई कंडीशन लगाई होगी, अप्रूवल होते ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि आपके नए अध्यक्ष ये बने। जब पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके सामने है, यानी हर चीज़ आपके पास है, तो पूरी नई टीम वहाँ पे काम करने आएगी, और नई टीम क्या करेगी? जोश के साथ काम करेगी। ये आप मानते हैं ना? कभी भी क्या होता है, अगर आप हैं, आपने कोई काम किया, अगर आपको लगा कि यार सामने वाले ने कोई गलत काम कर दिया, और आप मन ही सोचते हैं, कई बार आप बातें बताते हैं कि यार मैं इसकी जगह होता मैं ऐसा करता, यार इस टाइप की चीज़ें, तो नई जब टीम आती है उसके अंदर एक उत्साह होता है कार्य करने का। तो वही उत्साह आपको कुछ समय में UKSSC के एग्जाम में फिलहाल देखने को मिलेगा। ठीक है, पक्का है, पक्का मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये मजाक मत समझना, ये रियलिटी है। आपके एग्जाम जहां तक पॉसिबल नहीं जाएंगे 2022 से बाहर। अब 2-2.5 महीने के अंदर, 2.5-3 महीने के अंदर आपके लगभग सारे एग्जाम करने की पूरी कोशिश आयोग के माध्यम से रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये बर्निंग इश्यू बन चुका है, ये सरकार की भी किड़किड़ी होगी अगर कहीं एग्जाम डिले होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी प्रेशर में है, बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है। इवन नेशनल न्यूज़ पे भी ये मुद्दा छाया है, राज्य में पूरे न्यूज़पेपरों में या राज्य के सभी समाचार चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, ये बहुत हाईलाइटेड इश्यू अभी के टाइम पे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में हुआ है। तो कोई ये नहीं चाहता कि हम चीज़ों को और बढ़ाएं, यानी और इसको हवाबाजी दें। तो चीज़ों को जितनी जल्दी सॉल्व जितनी जल्दी हो, वो कोशिश सरकार की रहती ही रहती है। ठीक है, तो आप ये देखना कि जल्द ही आपका, जैसे मैंने पिछली बार कहा था उसी तरीके में कह रहा हूँ कि जल्द ही आपका नया एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन छुट्टियाँ
यानी आज छुट्टी होगी 15 अगस्त, कल छुट्टी थी, परसों छुट्टी, तो कल आपके नए सचिव वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे कार्यप्रणाली को वो समझेंगे क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। उनको 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता समझने में लगेगा। जब उनको सब चीज़ें समझ आने लग जाएगी तो वो पक्का जब अध्यक्ष आएंगे तो वहाँ पर नई क्या हो जाएगा, कैलेंडर जारी हो जाएगा और छात्रों को विश्वास में लेने का अभी आयोग यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई है आप जानते हैं, ये जो गिरोह था ये पकड़ा गया। ये बहुत ज़रूरी था बच्चों, क्योंकि ये भविष्य के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ हो रहा था। इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। अब पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से हाथ मार जाएगा, ये पक्का समझ लीजिए, क्योंकि इतनी आसानी से कोई अब सेंधमारी नहीं करेगा वहाँ पे। ठीक है, हम हो सकता है कि आयोग की डायरेक्ट जो वहाँ पे मेंबर हो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, किसी तीसरे पार्टी के माध्यम से, तीसरी जो चीज़ है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ हो, किसी न किसी को ये पता हो कहाँ छपते हैं, क्या छपते हैं, क्योंकि ज़माना कैसा है आप लोग जान ही रहे हैं, भ्रष्टाचार किस लेवल का हुआ है। तो अगर आपके आयोग को अगर वहाँ से पेपर हटा के दूसरी बॉडी को दे देता है और दूसरी टीम वहाँ पर काम कर रही है पेपर के लिए, तो मान के चलिए अब आने वाले 2-3-4 साल, मुझे ये लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे 3-4 साल तक आपकी चीज़ें बहुत फेयर तरीके से होंगी और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर आपके लिए बन जाएगी। यानी जो कट ऑफ पिछली बार 75 गई थी बीपीडीओ की, अगर वो जनरली अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि पटवारी की भी ऐसे जाएगी, लेखपाल की भी ऐसी जाएगी टफ पेपर में, ये मत समझना। अब आपकी स्लाइटली कट ऑफ क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको पेपर रटा के भेजा गया था और जिसने मेरिट को क्या कर दिया, हाई कर दिया। ठीक है, जो अपनी मेहनत से निकले वो तो है ही हैं, वो तो भाई अभी भी निकले हैं, आगे भी उनकी पूरी कोशिश रहेगी। वो तो खैर डे पे डिपेंड करता है कि उस दिन उनका कैसा रहा, कि आपका अब ऐसा नहीं है कि जो मेहनत से अपने इस बार निकले अगले बार वो निकल ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, वो तो दिन होता है। और ऐसा भी हो सकता है जो अपनी मेहनत से गया था 60 नंबर लाया था, अगले बार वो निकल जाए। वो तो पेपर का दिन है बच्चों, किसका पढ़ा क्या आया, किसका दिन कैसा रहा, वो सब इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपके पास अब अंतिम विकल्प एक चीज़ बचा है, क्या? वो है पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना। क्योंकि अब आज नहीं तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपकी सब चीज़ें, सारी तस्वीर आपके सामने होगी। कब आपका पेपर है, कब आपके मतलब एडमिट कार्ड जारी होंगे, सब चीज़ का फिजिकल होंगे, जो एग्ज़ाम के फिजिकल नहीं हुए, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अब जो चीज़ें धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आ रही हैं, धीरे धीरे अंदर आपसे पॉजिटिव आपकी चीज़ें आपके अंदर आएंगी, आप पॉजिटिव न्यूज़ सुनेंगे, आपको हर चीज़ सही तरीके से देखने को मिलेगी। तो इसका भी फायदा उठाना है। ये नहीं कि यार अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम लोग ये कहें कि भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल करो, दोबारा एग्जाम हो, उसके बाद अगर हो भी गया, सब चीज़ हो भी गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लटक जाएं फिर से। ठीक है, यानी हमारा एक ही ध्येय है, जब कभी भी जो भी निर्णय होगा सरकार का, वो तो मानते ही हैं सभी लोग, जब भी जो भी चीज़ें होंगी, जब एग्जाम होंगे, एग्जाम में तो पढ़ के ही जाओगे ना। एग्जाम में तो आपको बिना पढ़े बैठा, मतलब बिना पढ़े भी जाओगे तो बिना आपकी तैयारी के आप एग्जाम कैसे क्रैक कर लोगे बताओ? कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। तो इस चीज़ का अब आपको क्या रखना है, फायदा उठाना है कि यार हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ शायद आपको कोई और बताए या ना बताए, यानी मैं कई बार चीज़ों को फील करता हूं और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं अपने बच्चों से उस चीज़ को छुपाऊं या उस चीज़ को शेयर ना करूं। ठीक है, जब नई टीम बनती है कहीं भी, यानी वहाँ पे जो पैटर्न है, यानी जो आपके अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी वहाँ पे चेंज हो रहे हैं, इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं वो चेंज हो रहे हैं, इवन जहाँ पेपर जिस बॉडी को दिया था, कोई प्राइवेट कंपनी है शायद, ठीक है, उससे अगर छीन के दूसरी जगह पेपर बनने को जाता है तो पेपर के पैटर्न पर परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अब कई बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को जानता हूँ, इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ अनुभव है बच्चों, कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रकार का अनुभव होता है। और अनुभव अगर आप किसी के साथ बांटते हैं, किसी के साथ शेयर करते हैं, तो उसका भी फायदा हो जाता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे आपसे मैं कहूँगा, पेपर अब जो होंगे इसके बाद वो थोड़े से हटके होंगे पिछली बार के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी पेपर फिर से पुराने ढर्रे की ओर जा सकता है, यानी आप थोड़े से आसान क्वेश्चनों की ओर आपको मुड़ना भी पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा बेसिक मत छोड़ना, आने वाले एग्जाम के लिए बेसिक छोड़ के मत जाना। बेसिक का मतलब जितने बेसिक क्वेश्चन ना वो फिर से पढ़ के जाना। जैसे कई बार क्या हो रहा था पिछले 5-6 सालों से, ये लोग जैसे जो पेपर सेट करने वाले हैं या आपके जो एग्ज़ाम वहाँ पर आयोग में जो मेंबर हैं या अध्यक्ष हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो पिछले 5-6 सालों से लगातार एग्ज़ाम करा रहे थे। तो उनको पता था पैटर्न पहले कैसा था, धीरे धीरे हार्ड लेके गए, एक प्रक्रिया के तहत उन्होंने पेपर को धीरे धीरे ऊपर की ओर पहुँचाया, यानी उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते गए। ठीक है, अब क्या हुआ, हर चीज़ नए तरीके से शुरू हो गई, यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर, आपका चेयरपर्सन, आपके सेक्रेटरी, वो 3 के 3 नए आ गए।
एग्जाम जो बॉडी आपका पेपर सेट कर रही थी शायद उससे पेपर सेट करने को छीन जाए, दूसरी बॉडी को दे। कई रिफॉर्म होते हैं, कई सुधार होते हैं, ठीक है। तो जो नई बॉडी है, अब उसको तो पता नहीं कि पिछली बॉडी ने कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से सुनना इस चीज़ को। अब आपका जो एग्ज़ाम पेपर सेट होगा वो पिछले बार की कंपैरिजन में हल्का हो सकता है, होगा नहीं का है, ठीक है। पूरा मैं क्या कहता हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों में कैसे मैं शब्दों को बोलता हूँ उन पे आपको नोटिस जरूर करना है। कई लोग इसको ये सोचेंगे कि सर ने ये कहा है कि पेपर हल्का आएगा, कई लोग ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे अपने तरीके से, सर ने कहा भाई पेपर हल्का आएगा। सर ने ये कहा कि पेपर हल्का हो सकता है, पिछले बार के कंपैरिजन में इजी हो सकता है, होगा नहीं कहा। हो सकता है टफ हो जाए, वो कौन जानता है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है बोलता है, उस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेसिक पढ़ के जाना है, बेसिक मत छोड़ना। अब आपको बेसिक क्या हुआ सर, ल्यूसेंट पढ़ना पड़ेगा। आप जीएस के लिए ल्यूसेंट की ओर चले जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जीएस के लिए ल्यूसेंट को चार्ट देना फिर से एक बार। दूसरा, परीक्षा वाणी रट्टा लगा देना आंख बंद करके, कोई विकल्प नहीं। तीसरा, ल्यूसेंट हिंदी फिर से रट्टा मार देना। हो सकता है कि ढर्रा प्रीवियस एग्जाम जो पहले होते थे 2015 से आसपास, 2014-16 के आसपास, वो तरीका फिर से अपनाया जा सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों की वो तैयारी तो होगी ही होगी, क्योंकि ल्यूसेंट तो बेसिक बुक है जनरल स्टडी की, सभी जो जहाँ वनडे एग्जाम होता है, बड़े एग्जाम के लिए नहीं कह रहा मैं, वनडे एग्जाम कह रहा हूँ, ठीक है। तो जितना मैं समझता हूँ बेसिक एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं, ल्यूसेंट उसकी बेसिक किताब है। तो जीएस की ल्यूसेंट को अच्छे से तैयार कर लो 2-2.5 महीने, अच्छे तरीके से, ठीक है। परीक्षा वाणी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लो। ल्यूसेंट हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इतना अगर आपने बहुत सही तरीके से तैयार कर लिया तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अगर आप मिस्टेक ना करो, गलतियां ना करो, और आप उन छात्रों में हैं जो थोड़ा सा एडवांस भी पिछले कुछ समय से पढ़ रहे हैं, तो आपका चयन कोई नहीं रोक पाएगा इस बार, ठीक है। ये पक्का है, क्योंकि सिर्फ टफ 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 जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ढूंढें कि यार ये कहाँ से हुआ, ये कब था, फिर अंदर की ओर उसकी खोज करें, बाल की खाल निकालें या टॉपिक की खाल निकाल दें। इतना नया पैटर्न जो अगर आएगा, यानी जो नए लोग सेट करेंगे पेपर को, वो इतना नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पुराने लोग सोच रहे थे जिन्होंने एक बार क्वेश्चन पेपर बना दिया है, जो उन्होंने जानते हैं हम कहाँ तक किस लेवल तक पहुंचे, उनको वहां से आगे को शुरू करना है। अब नई बॉडी अगर आती है एग्जाम सेट करने वाली, नए लोग आते हैं, नया पैटर्न मतलब तरीके से क्वेश्चन, सिलेबस सेम रहेगा फिलहाल के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पेपर आपका सेट होगा उसके लिए 3-4 चीजें आपकी महत्वपूर्ण हैं, जो आपको मस्ट मतलब बहुत 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 ज्यादा तरीके उसको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ध्यान ये है कि इन बेसिक 3 किताबों को आप लोग अच्छे से तैयार करके जाओगे, ठीक है। एडवांस तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक। अब देखिए, अभी तक तो एक जनरल बातें थी, आपको समझाने वाली बातें थी। अब आता है आपके रक्त प्रवाह की बात है, यानी आपको कैसे मोटिवेट किया जाए, आपको कैसे समझाया जाए, आप कैसे चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे आस लगाते हैं और आस लगाना स्वाभाविक भी है, ठीक है। अगर आप डेली पिछले 2-2.5 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद तो रहती है कि यार कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बता दें जिससे हमें एक बार फिर से मनोबल हमारा हो पढ़ने का, एक बार हम फिर से उठ खड़े हैं, फिर से लड़ने को तैयार हो जाए। तो बच्चों, ये होना कभी कभी जैसे हमें उस समय लगता है कि यार क्या हो गया, कैसा हो गया, बर्बाद हो गए, लूट गए, लेकिन कभी कभी चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं। ध्यान से समझना, कभी कभी चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं, यानी अच्छी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई होती, यानी इन सब का खुलासा नहीं होता, ये लोग पकड़े नहीं जाते जो नकल गिरोह वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के साथ कितनी बड़ी समस्या हो सकती थी, ये सोचिए। सोचना क्या है, आप पटवारी की तैयारी करते, आप लेखपाल की तैयारी करते, आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते, आप कांस्टेबल की तैयारी करते, आप लगे रहते, आप अपनी मेहनत से लगे रहते। अगर इनका पता नहीं चलता तो क्या होता, हो सकता है कि आप उन पदों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं के आ जाएं, आगे वाले पदों में उन्हीं के लोग आए, हमें इस गिरोह का पता ही नहीं चलता। तो फिर सोचिए उस कंडीशन में आप पे क्या बीती थी, क्या बीतती। सोचो, आप पढ़ तो रहे हो, आप सोचते कि वीडियो में नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो अगले में, बाई चांस ऐसा होता तो किसी में नहीं होता तो क्या करते आप,
सोचा कभी इस चीज़ को? इसलिए कहता हूं कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी हमें कुछ न कुछ सकारात्मक देके जाती हैं, और इस बार बहुत बढ़िया सकारात्मक चीज़ें आपके हाथ लगी हैं, और वो ये लगी हैं कि ये इश्यू बहुत बड़े लेवल का बन गया है। यानी कि नेशनल न्यूज़ चैनल पे आ रहा, स्टेट के न्यूज़ चैनल पे आ रहा, सरकार से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एसटीएफ बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही। तो इस केस में आने वाले एग्जामों में कहीं न कहीं से आपकी सेफ्टी के संकेत मिलने लग गए हैं। यानी आने वाला एग्जाम इस प्रकार का नहीं होगा, इस प्रकार की चीजें उसमें नहीं पाई जाएंगी, हम ये उम्मीद करेंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं इसको क्रैक कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो आपकी कमी रह गई है। यानी मेहनत में आपकी कहीं ना कहीं क्या रह गई है, कमी रह गई है। उसको आप फिर क्या करोगे, बेहतर करोगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अगर चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं आई हैं, तो एक समय ऐसा भी आने वाला है कि हमारे पक्ष में चीज़ें अब आने लग जाएंगी। और आप इतने कैपेबल हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, क्यों, अगर आप किताबों के आगे बैठ के समय बिता रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो इसका परिणाम एक न एक दिन जरूर मिलता है। भले आपको आज ही उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, भले ही आपको कल ही उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि चीज़ें आपके पक्ष में होकर आपको उसका रिजल्ट मिलना स्वाभाविक है। ठीक है, तो आप डटे रहिए, तो आप लगे रहिए, आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से चीज़ों को कल से और आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग वहाँ ये देखेंगे कि हमारा जो क्रैश कोर्स की 50 क्लासेज हुई हैं, उसको अब आगे को जिस तरीके से मैं ले जाऊंगा, मेरा फोकस रहेगा रीजनिंग के पोर्शन पे, मेरा फोकस रहेगा करंट अफेयर के पोर्शन पे, मेरा फोकस रहेगा आपका कंप्यूटर के पोर्शन पे। यानी एक ऐसा पोर्शन जो 10 से 15 नंबर का खेला करता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अपने बैलेंस बना के अगर आगे को चलते हैं, तो हमारे पास अभी भी 40 क्लासेस क्रैश कोर्स की हैं। इन 40 क्लासेस के माध्यम से आपको कई और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं कि परीक्षा पैटर्न हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीवियस जो पहले का जो टाइम था उसकी ओर झुके, यानी हल्का सा आपको चीज़ें हल्की देखने को मिले। इसीलिए कहूँगा लूसेंट की जीएस को आंख बंद करके रट्टा लगा देना, रट देना आप उसको। अब कोई विकल्प नहीं है। लूसेंट हिंदी व्याकरण को रटना आपका काम होगा, परीक्षा वाणी को रटना आपका काम होगा। कहीं ऐसा ना हो पढ़ते गए टफ 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 बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ दे, वही दिमाग में नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले समय में आप लोग उन चीज़ों को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन हॉल तक जाएंगे, जो आपको वहाँ पर निश्चित तौर पर क्या पहुँचेगा, फायदा पहुँचाएगा। ठीक है, अब आती है अंतिम बात, एक और जो क्वेश्चन है यूकेपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, बच्चे बार बार यही पूछे जाते हैं, आरओ कब आएगा, आरओ कब आएगा। अभी मैं दिल्ली भी गया था, तो दिल्ली में भी कुछ बच्चे मिले थे, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि सर आरओ की तैयारी करनी है, आरओ की तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें हैं बच्चों, आरओ की तैयारी आप कराओगे या नहीं कराओगे। एक तो ये क्वेश्चन भी तो आपके दिमाग में उठता है ना कि सर आप आरओ की तैयारी कराओगे नहीं कराओगे। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आरओ की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, भले ही मैं मेंस की एग्जाम की तैयारी आपको सेपरेटली प्राइवेट तरीके से कराऊं, लेकिन प्री, क्योंकि प्री में बच्चों को इतने बड़े अमाउंट पे बच्चों को सेलेक्ट करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, तो प्री तो जनरल रहेगा, लेकिन आरओ की मेंस की तैयारी अलग से वो तो रहेगी। ठीक है, इसके विज्ञापन में 3-4 बार क्वेरी लग चुकी है। ठीक है, कभी रिजर्वेशन को लेके, कभी कोई और इश्यू को लेके। पहले क्या था, 2 ही शायद मेरे ख्याल से सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए ही ये पोस्ट आती थी, मतलब ये जनरल वाली। इस बार संभवतः राजस्व परिषद के लिए भी आपको इसमें पोस्ट ऐड करके आए, यानी 3 बॉडी के लिए आरओ आएगी, और उसमें जो रिजर्वेशन वगैरह के इश्यू थे या कोई अदर मुद्दे थे, उसकी वजह से क्वेरी लग जाती हैं। क्वेरी मतलब आयोग पब्लिश करने से पहले विज्ञप्ति का कई बार, यानी कम से कम 50-60 बार अच्छे से उसके पॉइंट वाइज स्टडी करेगा, ताकि कहीं विज्ञप्ति में कोई कमी ना रहे, कोई कोर्ट केस ना कर दे, इसीलिए विज्ञप्ति आने में डिले होता है। तो इस बार कुछ समय पहले फिर से इस पे क्वेरी लगी थी, संभवतः वो क्वेरी का आंसर बना के भेजा जा चुका है। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, यानी जहाँ तक मुझे पता है इस माह के एंड तक या सितंबर के मिड तक कहीं ना कहीं इन पदों पे विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं, जिसमें लगभग 110 के आसपास पोस्ट सचिवालय के लिए हो सकती हैं, 15-20 के आसपास लोक सेवा आयोग के लिए, 10-12 के आसपास राजस्व परिषद के लिए, यानी 140-45 पदों पे इसके लिए अपना जारी हो सकती है। तो जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी से जीएस पे फोकस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जो जनरल स्टडी पे आधारित है, यानी आपकी जीएस को मजबूत अगर आपकी होगी तभी आपके सिलेक्शन होगा। इसके अलावा देखना इसमें कुछ चीजें। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए जो भी बच्चे इसकी सिर्फ इसी जो ग्रुप सी नहीं कर रहा, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसके जीएस को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो जीएस आधारित है, जिसपे सिलेक्शन के लिए जीएस की बहुत हाई डिमांड रहती है। क्योंकि प्री में भी अगर आप देखोगे 80-90 नंबर की जीएस आएगी, फिर 30-32 नंबर की उत्तराखंड आएगी, बाकी जो रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन है वो रहता है। मेंस में भी अगर 100 नंबर की जीएस है ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें भी 75% यानी 75 मार्क्स के आसपास क्या आती है, जीएस आती है। तो जीएस को अभी से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपका वो प्री प्लस मेंस, ठीक है, इन दोनों जगह आपका वो जीएस क्या करेगा, काम करेगा। अब देखना, कई बच्चों को ये रहता है दिमाग में कि सर आप आरओ की तैयारी किस बेस पे कराओगे। मैं ये नहीं कहूंगा उस समय आप जिला सीरीज पढ़िए या ये पढ़िए वो पढ़िए। आरओ की प्री की तैयारी के लिए तरीका क्या होगा, यानी जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा, यानी जिस दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन, ठीक है, उस नोटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, लगभग 75 डेज का क्रैश कोर्स चला देंगे। किसके लिए, आरओ के लिए, ठीक है। वो क्रैश कोर्स ऐसा नहीं होगा जिसमें हिंदी, व्याकरण, कंप्यूटर वगैरह पढ़ाए जाए। वो क्या होगा, वो जनरल स्टडी, उत्तराखंड, करंट अफेयर, साइंस और इसके अलावा विश्व भूगोल की जो मैपिंग वाली जो चीजें हैं, वहां से वो क्वेश्चन पिक करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स के लिए कोई डीप स्टडी नहीं करने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए लगभग 75 डेज हमारे पास सफिशिएंट होंगे, यानी वो 75 डेज का हम आरओ क्रैश कोर्स चलाएंगे, ठीक है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब विज्ञापन आएगा तब चला देंगे, क्योंकि जो पेपर होगा आपका लगभग नोटिफिकेशन निकलने के 2.5 महीने के अंदर होता है, 2.5 से 3 महीने के मिड में हो जाएगा वो। यानी अगर आपका सितंबर 1 को विज्ञापन आता है तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मिड के आसपास आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। तो उसके लिए हम सिर्फ क्रैश कोर्स चलाएंगे, और क्रैश कोर्स कैसे चलेगा, क्या चलेगा, वो सब मेरा हेडेक है। वो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप उस जो प्री है उसका जो रेखा है उसको क्रॉस कर जाओ, ठीक है। और हो सकता है कि वीडियो की ड्यूरेशन वहां पर आपको 1 घंटे की मिले, ठीक है, 50 मिनट की। तो मुझे लगता है कि अगर आरओ का नोटिफिकेशन आता है तो 50 मिनट की वीडियो ड्यूरेशन तो रहेगी ही रहेगी। 50 मिनट से कम पे पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है, वहां पर 30 नंबर की रीजनिंग भी आती है, रीजनिंग और मैथ से, करंट अफेयर भी आती है, वहां साइंस भी आती है। तो वो क्रैश कोर्स ऐसा बनाना पड़ेगा एक प्रकार के समावेशी, यानी हर चीज, हर सब्जेक्ट को वो क्या करे, इंक्लूड कर सके। इस तरीके से हम लोग उसको जाएंगे, तो आपके पास विकल्पों की भरमार रहेगी, बशर्ते आपकी तैयारी 100% हो। वरना आप अगर 100% तैयारी में नहीं है, आपके पास विज्ञापन तो आएंगे, नोटिफिकेशन तो आएंगे, कई जगह आप हाथ पीछे खींच दोगे। बताइए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के आधार पर तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रुप सी निकाल गए तो निकाल गए, वरना अगर आपके पास आरओ आएगा, आप कहोगे सर हमारी तैयारी नहीं है, एक विज्ञापन आया आपके हाथ से मिस हो गया, कल के दिन फिर लोअर पीसीएस आएगा, एक विज्ञापन आया आपके हाथ से मिस हो गया, अपर पीसीएस आया, एक विज्ञापन आया आपके हाथ से मिस हो गया, रेंजर आया आपके हाथ से मिस हो गया। क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी उस लायक नहीं है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, सिलेक्शन के लिए उस लेवल की अपनी तैयारी रखिए, ताकि जिस दिन विज्ञापन आए उस दिन वो उसके फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाए। इतना ही आपको करना है। बाकी बच्चों, मेहनत करते रहो, परिणाम की प्रतीक्षा भी करो, लेकिन बिना मेहनत के कोई भी रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं होगा, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। इन चीज़ों पे आप मंथन करेंगे, आप ये समझेंगे कि स्टडी की वैल्यू बहुत है। एग्ज़ाम कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ क्यों ना आए, पढ़ के ही अगर आप जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होना है, और चीज़ें आपके पक्ष में एक न एक दिन जरूर होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।